समस्या समाधान विधि। तो आज हम करेंगे समस्या समाधान विधि। इस विधि में विद्यार्थियों के समक्ष कोई समस्या या कठिनाई या परिस्थिति रखी जाती है जिससे विद्यार्थी मानसिक क्रिया द्वारा हल ढूंढने का प्रयास करता है। समस्या समाधान विधि में विद्यार्थी के सामने एक समस्या रखी जाती है जिससे वो हल करने का, अपने मानसिक क्रिया से हल करने का, अपनी सोच समझ से हल करने का प्रयास करता है। तो इस विधि का प्रयोग करते हैं जिसमें समस्या समाधान विधि आ जाती है। तो समस्या समाधान विधि की कुछ परिभाषाएं हैं आगे। जैसे थॉमस एमरिस्क ने कहा था, समस्या समाधान किसी कठिनाई या जटिलता का एक पूर्ण संतोषजनक हल प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया कार्य है। थॉमस एमरिस्क ने कहा था, समस्या समाधान होता है ना, वो किसी भी कठिनाई का या मतलब जटिलता का एक संतोषजनक जो हम हल प्राप्त कर लेते हैं अपनी सोच समझ से, सोच कर, तो जो हल प्राप्त कर लेते हैं, जो हमारा उद्देश्य होता है हल प्राप्त करना, वो अगर प्राप्त कर लिया जाता है तो ऐसा कार्य होता है, वो समस्या समाधान विधि होती है। ठीक है। इसमें मात्र तथ्यों का संग्रह करना तथा किसी अधिकृत विद्वान के विचारों की तर्क रहित स्वीकृति नियत नहीं है। इसमें ये नहीं है भी अपन तथ्यों का संग्रह करना है, यानी जो फैक्ट है उनका कलेक्शन करना है, या किसी विद्वान की ज़रूरत है। हम खुद से भी, अपने चिंतन से भी, विचार से भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं। किसी समस्या का जब भी हल करते हैं तो इस विधि का प्रयोग करते हैं, इसमें समस्या समाधान होता है। तो थॉमस एमरिस्क की ये परिभाषा थी भी, समस्या समाधान किसी कठिनाई या जटिलता का एक पूर्ण संतोषजनक हल प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया कार्य है। इसमें तथ्यों का संग्रहण करना तथा किसी विद्वान के विचारों की स्वीकृति नियत नहीं होती, वरन ये कि चिंतन की प्रक्रिया है। इसके आगे गेट्स तथा अन्य ने परिभाषा दी थी कि समस्या समाधान शिक्षण का एक रूप है जिसमें उचित स्तर की खोज की जाती है। एक सही स्तर की खोज करना समस्या समाधान विधि होती है। ये गेट्स की परिभाषा थी। रॉबर्ट और गेन्ने ने परिभाषा दी थी कि दो या दो से अधिक सीखे गए प्रत्यय या अधिनियमों को एक उच्च स्तरीय अधिनियम के रूप में विकसित किया जाता है, तो इसे समस्या समाधान अधिगम कहते हैं। रॉबर्ट गेन्ने के अनुसार दो या दो से अधिक सीखे गए, हम दो या दो से अधिक जो नियम है वो जो हमारे सीखे हुए को एक उन दोनों नियमों को एक उच्च स्तरीय नियम में विकसित करना, ये समस्या समाधान कहलाता है। रॉबर्ट गेन्ने ने परिभाषा दी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों को, जो विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम है उनको अधिगमकर्ता में समस्या समाधान करने और निर्णय लेने के कौशल अर्जित करने हेतु तैयार करना। इस प्रकार विज्ञान की प्रगति में समस्या समाधान नियत होता है। अब हम आगे करेंगे, ये परिभाषाएं याद रखने के लिए। समस्या समाधान विधि के सोपान कौन कौन से होते हैं? तो समस्या समाधान विधि के सोपान होते हैं 6 प्रकार के। पहला होता है समस्या का चयन करेंगे, फिर समस्या का प्रस्तुतिकरण करेंगे, फिर परिकल्पना का निर्माण करेंगे तथा फिर आंकड़ों का संग्रहण करेंगे, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे तथा फिर निष्कर्ष निकालेंगे। तो समस्या समाधान विधि के सोपानों के अंतर्गत पहला है समस्या का चयन करना। समस्या का चयन करते समय अध्यापक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि समस्या ऐसी हो जिसका समाधान करने की आवश्यकता विद्यार्थी महसूस करे। समस्या का चयन अध्यापक व छात्रों को मिलकर करना चाहिए। समस्या का चयन ऐसे नहीं होना चाहिए भी एक अध्यापक समस्या उठाकर और बच्चे को दे दे भी आप उस समस्या को हल करें। विद्यार्थी को और जो अध्यापक होता है दोनों को मिलकर समस्या का चयन करना चाहिए। ठीक है। और समस्या ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी महसूस करे, उसका समाधान करने की आवश्यकता महसूस करे। ऐसे नहीं है भी कुछ भी समस्या उठाकर दे दी,
विद्यार्थी को ऐसे लगना चाहिए भी ये मेरी समस्या वास्तव में है और मुझे इसे हल करने की आवश्यकता है। तो ऐसी समस्या का चयन करें जो विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार हो तथा जो अध्यापक तथा छात्र दोनों मिलकर उस समस्या का चयन करें। और दूसरे नंबर पर आता है समस्या का प्रस्तुतिकरण। तो समस्या का प्रस्तुतिकरण है, समस्या का प्रस्तुतिकरण ऐसे होता है समस्या का चयन करने के उपरांत अध्यापक को समस्या का पूरा विश्लेषण, जो समस्या एक बार हमने चयन कर ली उसके बाद अध्यापक को समस्या उसका जो विश्लेषण है उसकी खोज है वो उसके मतलब जो भी एक्सपीरियंस है अध्यापक का उस छात्र के सामने करना चाहिए। ऐसे नहीं है अपने मन में या और कहीं पर उस समस्या का हल कर लिया और बाद में छात्र को उसको समस्या हल करने को दे दी। इससे छात्रों को समस्या समाधान के तरीकों की जानकारी प्राप्त होती है। इससे बच्चों को लगता है भी जैसे एक अध्यापक समस्या का समाधान कर रहा है उसी प्रकार हम भी कर सकते हैं। परिकल्पना का निर्माण करना। समस्या समाधान पद्धति में परिकल्पना का निर्माण किया जाता है कि समस्या के संभावित कारण क्या होते हैं। ठीक है, तो परिकल्पना के निर्माण में समस्या समाधान पद्धति में परिकल्पना का निर्माण किया जाता है कि इस समस्या के संभावित कारण क्या हो सकते हैं, ये समस्या किस कारणों से होती है। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर का आ गया भी परिकल्पना का निर्माण करना। तो समस्या का चयन करना, समस्या का फिर प्रस्तुतिकरण करना, समस्या का प्रस्तुतिकरण ऐसे उनके सामने समस्या हल करने के तरीकों के बारे में बात करना और उसके बाद है परिकल्पना का निर्माण। तीसरा है परिकल्पना का निर्माण। इसमें समस्या समाधान पद्धति में भी समस्या के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, आंकड़ों का संग्रहण करना। परिकल्पना के निर्माण के बाद निर्धारित परिकल्पना के परीक्षण हेतु आंकड़ों का संकलन करते हैं। उसके बाद जो उस समस्या से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो भी आंकड़े थे उनका उसके बाद संग्रहण किया जाता है जिससे हम उस समस्या को हल कर सकें। तो चौथा आंकड़ों का संग्रहण करना। पांचवा आंकड़ों का विश्लेषण करना। संग्रह किए गए आंकड़ों को विभिन्न विधियों से विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, जो हमने आंकड़ों का संग्रहण किया है उनका विश्लेषण किया जाता है, उनकी खोज की जाती है तथा उनकी विश्लेषण के बाद उनका अर्थ निकाला जाता है तथा उनके संबंधों को ज्ञात किया जाता है। आंकड़े हमने इकट्ठे कर लिए उसके बाद होता है आंकड़ों का विश्लेषण, उनको खोजना, उनके आपस में संबंधों को खोजना तथा उनका अर्थ निकालना। जो हम आंकड़े ग्रहण किए हैं ये आंकड़ों का विश्लेषण करना हो गया। निष्कर्ष निकालना। आंकड़ों के विश्लेषण के बाद उपरोक्त निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद हम लास्ट में निष्कर्ष निकाल देंगे ये समस्या पाई गई थी। ठीक है, आंकड़ों के विश्लेषण में इसके आधार पर समस्या समाधान के निष्कर्ष प्राप्त कर लेते हैं। अंतिम 6 नंबर ये होगी समस्या समाधान विधि के सोपान।